दूसरी सुबह दिल्ली की सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7 हमेशा की तरह शोर, धुएं, चाय की भाप, कुलियों की आवाज़ और भागते कदमों से भरा हुआ था। लेकिन उस भीड़ में एक लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे उसके अंदर की सारी आवाज़ें बंद हो चुकी हों। उसका नाम था नायरा। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। कंधे पर एक बैग, हाथ में फाइलों का एक नीला फोल्डर और चेहरे पर वह थकान जो सिर्फ काम की नहीं होती, वह थकान जो रिश्तों के टूटने, सपनों के बिखरने और खुद पर से भरोसा उठ जाने के बाद आती है। नायरा ने प्लेटफॉर्म की घड़ी की तरफ देखा। लखनऊ जाने वाली ट्रेन में अभी 20 मिनट थे। उसने अपने टिकट को फिर देखा, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वापसी सचमुच तय हो चुकी है। 5 साल पहले वह इसी शहर में आई थी, आंखों में चमक लेकर, डिजाइनर बनने का सपना लेकर और यह विश्वास लेकर कि मेहनत करने वालों का शहर कभी बुरा नहीं करता। लेकिन दिल्ली ने उसे मौका दिया, संघर्ष दिया, दोस्त दिए, धोखे दिए, उम्मीद दी, फिर उम्मीद छीन भी ली। 3 घंटे पहले उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। कारण, कंपनी ने कहा बजट कट है। असल कारण, उसकी टीम लीडर ने अपना आदमी बैठाना था। नायरा ने बहस की, तर्क दिए, अपने काम का रिकॉर्ड दिखाया, क्लाइंट की मेल्स दिखाई, देर रात तक किए गए प्रोजेक्ट्स का हिसाब दिया। लेकिन सच यह था कि जब फैसला इंसाफ से नहीं, सुविधा से लिया जाता है, तब मेहनत का कोई दस्तावेज काम नहीं आता। उसी शाम उसने अपने मंगेतर आर्यन को फ़ोन किया। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, उसने टूटती आवाज़ में कहा। उधर से 2 सेकंड की चुप्पी आई। फिर आर्यन बोला, नायरा, मैं वैसे भी यही सोच रहा था कि हमें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। क्या मतलब? सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तुम्हारी इंस्टेबिलिटी, तुम्हारा मूड, तुम्हारा फ्यूचर। आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग। उस एक वाक्य ने उसके अंदर 5 साल की नींव गिरा दी। उसे समझ नहीं आया कि ज्यादा दर्द किस बात का है, नौकरी जाने का या उस आदमी का चले जाना जो कहता था, जब दुनिया साथ न दे मैं दूंगा। रात होने तक उसने अपने किराए के कमरे की चाबी मकान मालकिन को दी, थोड़े कपड़े बैग में डाले और स्टेशन आ गई। उसके पास लखनऊ में रहने वाली मौसी का पता था। बस फिलहाल वही एक ठिकाना बचा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े उसने फोल्डर खोला। अंदर उसके डिज़ाइन थे, कपड़ों के स्केच, रंगों के नोट्स, कुछ प्रिंट सैंपल और एक पुरानी फ़ोटो। फ़ोटो में वह और उसकी दादी थी। दादी की उंगलियों में सुई धागा था और उसकी छोटी सी हथेली में आधा कटा हुआ कपड़ा। दादी कहा करती थी, कपड़ा कभी झूठ नहीं बोलता नायरा। जैसा हाथ दोगी वैसा आकार ले लेगा। जिंदगी भी वैसी ही होती है। उसने फोटो को चूमा और वापस रख लिया। तभी उसके पास से तेजी से एक 8-9 साल का लड़का भागा। उसके पीछे एक आदमी चिल्ला रहा था, अरे पकड़ो, मेरा बटुआ ले गया। लड़का लोगों के पैरों के बीच से निकलता हुआ भाग रहा था। नायरा के सामने आते आते उसका पैर फिसला और वह सीधे उसके पास गिर पड़ा। उसके हाथ से चमड़े का बटुआ दूर जा गिरा। भीड़ इकट्ठी हो गई। 2 आदमी उसे पकड़ने बढ़े। लड़का कांप रहा था, आंखें फैली हुई थी, होठ सूखे हुए थे। नायरा ने बिना सोचे लड़के के आगे अपना हाथ फैला दिया। रुकिए, उसने कहा। मैडम, चोर है, बटुए वाला आदमी हाँफते हुए बोला। नायरा ने बटुआ उठाकर उसे वापस पकड़ा दिया। आपका सामान मिल गया ना, अब बच्चे को मत मारिए। ऐसे ही छोड़ दे, कल फिर चोरी करेगा। लड़का डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके गाल पर पुराना नीला निशान था, स्वेटर फटा हुआ था, चप्पल अलग अलग जोड़े की थी। नायरा झुकी। नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने बहुत धीरे कहा। ईशु। क्यों लिया बटुआ? उसकी आंखों में आंसू आ गए। दवा लानी थी। भीड़ में से कोई हंसा। सब यही बोलते हैं। नायरा ने धीरे से पूछा, किसके लिए दवा? नानी के लिए। उसने भीड़ की तरफ देखा। ठीक है, आप लोग जाइए, मेरे बच्चा मेरे साथ है। बटुए वाला आदमी भुन भुनाता हुआ चला गया। भीड़ भी धीरे धीरे छट गई। अब प्लेटफॉर्म की रोशनी के नीचे सिर्फ नायरा और वह बच्चा बचे थे।
सच बोल रहे हो? नायरा ने पूछा। ईशू ने सिर हिला दिया। नानी कहाँ है? यहीं बाहर, पुल के नीचे। नायरा कुछ सेकंड उसे देखती रही। उसके अंदर शायद पहली बार शाम से चल रही अपनी तकलीफ से भी बड़ा कोई दृश्य खड़ा हुआ। कोई बच्चा जो दवा के लिए चोरी कर रहा था, कोई बूढ़ी औरत जो पुल के नीचे पड़ी थी, और एक शहर जो इतने लोगों से भरा होने के बावजूद इन दोनों के लिए खाली था। उसने टिकट अपनी जेब में रखा और कहा, चलो मुझे दिखाओ। ट्रेन? ईशू ने पूछा। नायरा ने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। ट्रेन आने की घोषणा हो चुकी थी। वह हल्का सा मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद कुछ ट्रेनें छूट जाएं तो अच्छा होता है। वह स्टेशन से बाहर आए। फुटओवर ब्रिज के नीचे प्लास्टिक और बोरी से बना एक छोटा सा कोना था। वही एक दुबली सी बूढ़ी औरत खांसते हुए लेटी थी। उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा था। पास में टूटी बाल्टी, एक स्टील का ग्लास और दो सूखी रोटियां पड़ी थी। नानी। ईशू भागकर उसके पास बैठा। मैं आ गया। बूढ़ी औरत ने आंखें खोली। इतनी देर? कहाँ था तू? फिर उसकी नज़र नायरा पर गई। वह घबराकर उठने लगी। बिटिया, इसने कुछ किया क्या? नहीं, नायरा ने तुरंत कहा। कुछ नहीं, बस इसे रास्ते में मिली। उसने बूढ़ी औरत का माथा छुआ। तेज बुखार था। डॉक्टर दिखाया? ईशू ने सिर झुका लिया। पैसे नहीं थे। नायरा ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। फिर सामने मेडिकल स्टोर खोजने लगी। थोड़ी दूर रोशनी दिखी। वह भागकर गई। बुखार की दवा, ओआरएस, बिस्कुट और एक छोटा सा कंबल खरीद लाई। उसके पास बहुत पैसे नहीं थे। महीने के अंत में बचा वही थोड़ा बहुत था। लेकिन उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे पहली बार पैसे किसी जगह खर्च हो रहे हो। दवा देने के बाद बूढ़ी औरत की सांस कुछ सामान्य हुई। उसने धीरे से कहा, भगवान तेरा भला करे बिटिया। नाम क्या है? नायरा। मैं सकीना हूँ, बूढ़ी औरत बोली। और ये मेरा नाती ईशू। इसकी माँ बाप दोनों चले गए। तब से ये मेरा सहारा है। नायरा चुप रही। तू घर जा बिटिया, सकीना बोली। रात बहुत हो गई। लेकिन नायरा गई नहीं। वह वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद ईशू उसकी तरफ खिसक आया। दीदी, आप रोई थी? वह चौंकी। क्यों? आपकी आंखें वैसी हैं जैसे नानी रोकर सोती है। उस सवाल में मासूमियत नहीं, पहचान थी। दर्द पहचानने वालों की उम्र जल्दी बढ़ जाती है। नायरा ने पहली बार खुलकर कहा, हाँ, आज बहुत कुछ खराब हुआ। सब ठीक हो जाता है, ईशू ने सहजता से कहा। इतनी जल्दी? उसने हल्की हंसी में पूछा। नहीं, लेकिन हो जाता है, नानी बोलती है। सकीना ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। बच्चा सही बोल रहा है। रात के करीब 12 बजे एक पुलिस वाला उधर आया। चलो चलो, यहाँ नहीं बैठना। नायरा खड़ी हुई। इनकी तबीयत खराब है तो अस्पताल ले जाओ। उसके स्वर में आदेश था, संवेदना नहीं। नायरा ने तुरंत ऑटो रोका। सरकारी अस्पताल पहुंचते पहुंचते रात को 1 बज गए। वहां लंबी लाइन, थकी हुई नर्सें, बेमन डॉक्टर और मरीजों की भीड़ थी। लेकिन कम से कम छत थी। सकीना को बेड मिला। डॉक्टर ने कहा, निमोनिया की शुरुआत है, 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। नायरा ने राहत की सांस ली। अब सवाल था, वह खुद कहाँ जाएगी? अस्पताल के बीच पर बैठते हुए उसने अपना फोन देखा। बैटरी 7%। 2 मिस्ड कॉल, एक मकान मालकिन की, दूसरी आर्यन की। उसने दोनों को अनदेखा कर दिया। सुबह होने लगी थी। अस्पताल की खिड़की से हल्का धूप अंदर घुस रही थी। नायरा ने पूरी रात नहीं सोई थी। लेकिन उसके अंदर पहली बार अजीब सी शांति थी। उसकी खुद की जिंदगी बिखरी थी, लेकिन वह किसी और की जिंदगी में थोड़ी सी सिलाई कर पाई थी। दादी शायद उसे ही धागा पकड़ उस इसे ही धागा पकड़ना कहती। सुबह सकीना ने उससे कहा, बिटिया तू क्यों लगी हुई है हमारे पीछे? तेरे अपने भी होंगे। नायरा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, शायद थे, अभी नहीं है। सकीना ने उसे ऐसे देखा जैसे एक बूढ़ी औरत नहीं, जिंदगी खुद देख रही है हो। जो अपने छोड़ जाते हैं ना बेटी, वह सच में अपने थे ही नहीं। अपने वह होते हैं जो वक्त पर मिलते हैं, चाहे पहले से जानते ना हो।
उस दिन नायरा ने अस्पताल के बाहर वाली चाय पीते हुए एक फैसला किया। वह अभी लखनऊ नहीं जाएगी, कम से कम जब तक सकीना ठीक ना हो जाए। 3 दिन में उसकी थोड़ी बचत और कम हो गई, लेकिन सकीना की तबीयत सुधर रही थी। ईशू उससे घुल गया था। वह कभी उसके बैग से पेंसिल निकाल कर चित्र बनाता, कभी अस्पताल की पर्चियाँ पर ट्रेन बनाता, कभी पूछता दीदी डिज़ाइनर लोग क्या करते हैं। नायरा ने उसे एक दिन समझाया, जो चीज़ें लोग पहनते हैं उनमें रंग, आकार, पैटर्न सोचते हैं, मतलब कपड़े बनाते हैं। हाँ, ईशू की आंखें चमक उठी। आप मेरे लिए सुपर हीरो वाली जैकेट बना सकती हो। नायरा बहुत दिनों बाद दिल से हंसी। हाँ, अगर कपड़ा मिले तो। और नानी के लिए गरम वाली शाल। उसने सर हिलाया, वो भी। तीसरे दिन डिस्चार्ज के बाद वे फिर उसी पुल के नीचे लौटे, लेकिन अब नायरा से यह दृश्य देखा नहीं जा रहा था। उस रात उसने पुरानी जान पहचान वाली अपनी कॉलेज फ्रेंड नेहा को फ़ोन किया, जिससे साल भर से बात नहीं हुई थी। नेहा ने फ़ोन उठाया। नायरा, हाँ तू ठीक है? नायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं, लेकिन शायद ठीक होना शुरू हुई हूँ। नेहा शाम तक आ गई। उसने पूरी कहानी सुनी, नौकरी, ब्रेकअप, स्टेशन, ईशू, सकीना। नेहा ने कहा, तू पागल है लेकिन अच्छी पागल है, मदद करेगी? बता। मुझे 2-3 दिन का रहने का ठिकाना चाहिए। और क्या तेरी बुटीक वाली मैडम को किसी फ्रीलांस डिज़ाइनर की ज़रूरत है? नेहा ने बिना देर किए कहा, मैं बात करूंगी। अगले दिन से नायरा ने नेहा के छोटे से किराए के फ्लैट में एक कोना पकड़ लिया। सकीना और ईशू अभी भी पुल के नीचे थे, लेकिन नायरा रोज़ उनके पास जाती, खाना ले जाती और उन्हें किसी रैन बसेरे में शिफ्ट कराने की कोशिश करती। पहले सकीना नहीं मानी, हम यही ठीक है। नायरा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक नहीं है, बस आदत हो गई है। यह वाक्य जैसे उसने सकीना से नहीं, खुद से कहा था। कुछ कोशिशों और एक एनजीओ की मदद से उन्हें पास के एक आश्रय गृह में जगह मिल गई, जहां कम से कम साफ बिस्तर और रात की सुरक्षा थी। नेहा की जान पहचान से नायरा को एक छोटे बुटीक में अस्थाई काम मिल गया। पैसे बहुत कम थे, लेकिन काम साफ था। वहाँ वह कपड़ों पर हाथ से पैटर्न बनाती, रंग चुनती और कभी कभी ग्राहक की पसंद के हिसाब से डिज़ाइन बदलती। पहले दिन मालकिन मिसेज छाबड़ा ने उसकी फाइल देखी और पूछा, इतना अच्छा काम है, फिर पिछली जगह से निकाली क्यों गई? नायरा ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि अच्छा काम हमेशा काम नहीं आता। छाबड़ा जी ने चश्मा नीचे करके उसे देखा। और अब? नायरा ने धीमे से कहा, अब काम के साथ हिम्मत भी रखूंगी। बुटीक में काम शुरू हुआ। दिन में वह डिज़ाइन बनाती, शाम को आश्रय गृह जाकर ईशू को पढ़ाती। उसे अक्षर ठीक से नहीं आते थे। वह क और ख गड़बड़ा देता, अंग्रेजी में बी और डी उल्टा लिखता, लेकिन सीखने की भूख उसमें बहुत थी। एक शाम ईशू ने पूछा, दीदी मैं बड़ा होकर क्या बन सकता हूँ? नायरा ने उससे पूछा, तू क्या बनना चाहता है? कुछ ऐसा कि नानी को भी दवा के लिए चोरी ना करनी पड़े। नानी के लिए दवा के लिए चोरी ना करनी पड़े। उसके गले में कुछ अटक गया। तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उसने कहा। कितना बड़ा? इतना बड़ा कि तुझे देखकर लोग कहें, इसे मुश्किलों ने नहीं, इसने मुश्किलों को बड़ा किया। ईशू को बात पूरी समझ नहीं आई, लेकिन वह खुश हो गया। धीरे धीरे नायरा की जिंदगी पटरी पर आती देखने लगी, लेकिन शहर किसी को इतना आसानी से ठीक नहीं होने देता। एक दिन बुटीक में अचानक आर्यन आ गया। वह हमेशा की तरह अच्छे कपड़ों में, आत्मविश्वास के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाय, उसने सहज बनने की कोशिश की। नायरा का हाथ वहीं रुक गया जहां वह धागा डाल रही थी। तुम यहाँ? उसने ठंडे स्वर में पूछा। मुझे तुमसे बात करनी थी। वह बाहर आई। आर्यन ने कहा, मैंने उस दिन जो कहा शायद हार्श था, मैं खुद प्रेशर में था। अच्छा, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। नायरा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। यह वही आदमी था जिसके एक वाक्य ने उसे अंदर से
अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन आज अजीब बात यह थी कि उसके सामने खड़े होकर उसे वैसा दर्द नहीं हो रहा था। शायद कुछ घाव भरते नहीं, बस हमें मजबूत चमड़ी दे देते हैं। मैं ठीक नहीं थी, नायरा ने कहा, जब तुम गए थे, लेकिन अब तुम्हारे बिना ठीक होना सीख रही हूँ। आर्यन ने धीमे से कहा, क्या हम फिर से? नहीं, उसने स्पष्ट कहा। इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। आर्यन चला गया। उस शाम वह बहुत देर तक चुप रही। आश्रय गृह पहुंचने पर ईशु ने पूछा, क्या हुआ? कुछ पुराना आया था, फिर चला गया। ईशु ने मासूमियत से कहा, अच्छा है, पुरानी चीजें अगर टूटी हो तो फेंक देनी चाहिए। सकीना ने हंसते हुए टोका, सब कुछ नहीं फेंकते। ईशु बोला, तो जो चुभे वो फेंक दो। नायरा ने उसकी तरफ देखा, हाँ, जो चुभे वो फेंक देना चाहिए। सर्दी खत्म होते होते नायरा को बुटीक में स्थायी काम मिल गया। उसकी एक खासियत सबको अलग दिखने लगी, वह महंगे कपड़ों में भी सादगी का दिल बचा लेती थी। उसके डिज़ाइनों में चमक होती थी, लेकिन शोर नहीं। जैसे दर्द से गुजरा आदमी बात कम करता है, असर ज़्यादा छोड़ता है। एक दिन मिसेज छाबड़ा ने उसे कहा, अगले महीने एक छोटी एग्जीबिशन है, तुम अपने डिज़ाइन भी रखो। नायरा चौकी, मेरे? हाँ, तुम्हारे। कब तक दूसरों के नाम पर काम करोगी? उसी रात वह सो नहीं पाई। उसके अंदर का पुराना सपना जैसे करवट ले रहा था, लेकिन साथ ही डर भी था, अगर फिर असफल हुई तो। वह अगले दिन सकीना के पास गई। सकीना ऊन का पुराना धागा सुलझा रही थी। नायरा उसके पास बैठ गई। अम्मा, डर लग रहा है। सकीना ने मुस्कुराकर पूछा, किससे? फिर हारने से। सकीना ने धागा उसके हाथ में रख दिया। यह उलझा क्यों है? क्योंकि गांठ पड़ गई। और सुलझेगा कैसे? धीरे धीरे। बस जिंदगी का जवाब भी यही है, जोर से खींचोगी तो धागा टूटेगा, धैर्य से पकड़ोगी तो सुलझेगा। नायरा ने बहुत देर तक वह धागा हाथ में पकड़े रखा। एग्जीबिशन की तैयारी शुरू हुई। उसने एक थीम चुनी, दूसरी सुबह। यह उन लोगों के लिए कपड़ों की श्रृंखला थी जिन्होंने जीवन में किसी न किसी रूप में टूटन देखी हो, लेकिन फिर भी जीना चुना हो। रंगों में उसने धुंधले ग्रे से शुरू होकर मिट्टी के रंग, फिर हल्का पीला, फिर आसमानी, और आखिर में उजला सफ़ेद रखा, जैसे रात से सुबह तक की यात्रा। ईशु ने पूछा, दीदी, यह नाम क्यों? क्योंकि हर किसी को एक और सुबह मिलनी चाहिए, जिन्होंने गलती की हो उन्हें भी। नायरा ने उनकी उसकी आंख में देखते हुए कहा, हाँ, खासकर उन्हें। एग्जीबिशन वाले दिन नायरा ने खुद अपने बनाए कपड़े पहनकर स्टॉल संभाला। भीड़ बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। कई लोग सिर्फ देखते हुए चले गए। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने कीमत सुनकर मुंह बना लिया। दोपहर तक सिर्फ एक स्टॉल बिका था। उसका मन बैठने लगा। तभी एक उम्रदराज महिला आई। उन्होंने लंबे समय तक उसके डिज़ाइन देखे, फिर पूछा, तुमने यह रंग क्रम क्यों चुना? नायरा ने पहली बार बिना मार्केटिंग भाषा के सच कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि टूटे हुए लोगों को भी पहनने से उम्मीद मिलनी चाहिए। महिला ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, किसी किताब से सीखा है? नहीं, नायरा बोली, जिंदगी से। महिला ने अपना कार्ड उसे दिया। वह एक सामाजिक उद्यम चलाती थी, जहां बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और वस्त्र निर्माण का काम सिखाया जाता था। उन्होंने कहा, हमें ऐसी डिजाइनर चाहिए जो सिर्फ कपड़े ना समझे, इंसान भी समझे। क्या तुम आओगी? नायरा ने कार्ड हाथ में लेकर देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उस शाम तक उसके 4 डिजाइन बिक चुके थे। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए वह कमाई नहीं, प्रमाण थी कि उसका सपना मरा नहीं था, बस अस्पताल में था। कुछ हफ्तों बाद नायरा उस सामाजिक उद्यम से जुड़ गई। वहां उसने पहली बार उन महिलाओं के साथ काम किया जो घरेलू हिंसा, बेघरपन, आर्थिक टूटन और रिश्तों की बर्बादी से गुजरी थी। उनके हाथ कांपते थे, आत्मविश्वास टूटा हुआ था, लेकिन सीखने की इच्छा जिंदा थी। उसी जगह उसने सकीना को भी लाना शुरू किया।
सकीना के हाथों में पुरानी कढ़ाई का हुनर था। ईशु अब पास के सरकारी स्कूल में दाखिल हो गया था। पहली बार उसके पास यूनिफॉर्म थी, बैग था और नाम के आगे स्कूल का रिकॉर्ड था। जिस दिन वह यूनिफॉर्म पहनकर आया, उसने नायरा से पूछा, मैं अच्छा लग रहा हूँ? नायरा की आंखें भर आई। बहुत। सुपर हीरो जैसा, जय उससे भी ज्यादा। दिन गुजरते गए। नायरा सिर्फ अपनी नहीं, कई जिंदगियों की सिलाई कर रही थी। उसका काम फैलने लगा। उसने छोटी छोटी वर्कशॉप्स शुरू की, जहां वह सिखाती पुराने कपड़ों को नया कैसे बनाया जाए, हाथ की कढ़ाई को रोजगार में कैसे बदला जाए, और सबसे जरूरी, अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को कैसे धीरे धीरे पहना जाए। एक दिन मीडिया की एक छोटी टीम इंटरव्यू लेने आई। उन्होंने पूछा, आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट क्या था? नायरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, एक छूटी हुई ट्रेन। रिपोर्टर ने चौंक कर पूछा, मतलब? नायरा मुस्कुराई। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो छूट गया वही नुकसान है, लेकिन कई बार वही रास्ता हमें उस जगह ले जाता है जहां हमें सच में पहुंचना था। इंटरव्यू वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों तक पहुंचा। उन्हीं में से एक स्कूल ने उसे बुलाया, बच्चों को कौशल और संवेदना पर बात करने के लिए। वही मंच पर खड़ी हुई, सामने अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे बैठे थे। उसने कोई भारी भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर कभी कभी लगे कि जिंदगी खत्म हो गई है तो उसी दिन किसी और की मदद करके देखना। कई बार भगवान हमारा दर्द खत्म नहीं करते, उसका रास्ता बदल देते हैं। पीछे आखिरी लाइन में बैठा ईशु ताली सबसे जोर से बजा रहा था। साल भर बाद उसी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक छोटा सा दृश्य फिर बना। इस बार नायरा अकेली नहीं थी, उसके साथ सकीना थी। अच्छी गर्म शॉल में ईशु था, स्कूल बैग के साथ, और उनकी छोटी टीम की 3 महिलाएं थी जो अब कढ़ाई का काम करती थी। वह स्टेशन के पास वाले बच्चों में गर्म कपड़े बांटने आए थे। नायरा ने उस जगह को देखा जहां एक साल पहले वह अपनी हार लेकर खड़ी थी। ईशु ने पूछा, दीदी आप यहीं मिली थी ना? हाँ, उसने धीमे से कहा। और अपने आपने ट्रेन छोड़ दी थी? हाँ। अगर ट्रेन पकड़ लेती तो? नायरा ने प्लेटफॉर्म की पटरी की ओर देखा, फिर मुस्कुराई। तो शायद जिंदगी छूट जाती। सकीना ने उसकी पीठ थपथपाई। नहीं बिटिया, जिंदगी कहीं नहीं जाती, बस कभी कभी हमें उसके सही डिब्बे में चढ़ना देर से आता है। सब हंस पड़े। ठंडी हवा चल रही थी। स्टेशन पर एक नई ट्रेन आकर रुकी। लोग उतरे, लोग चढ़े, शोर हुआ, सीटी बजी। लेकिन इस बार नायरा के अंदर कोई भाग दौड़ नहीं थी। अब उसे कहीं भागकर साबित नहीं करना था कि वह काबिल है। अब उसके पास प्रमाण पत्रों से बड़ा सच था। कुछ लोग उसके कारण फिर से खड़े हो पाए थे। रात में लौटते समय ईशू ने कहा, दीदी जब मैं बड़ा हो जाऊं ना, तो मैं भी ऐसे बच्चों की मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि किसी ने मेरे लिए भी की थी। नायरा ने उसकी तरफ देखा। याद रखना, मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती। कभी कभी समय देना, कभी सुन लेना, कभी किसी को गलत कदम से रोक देना, वही सबसे बड़ी मदद होती है। जैसे आपने मुझे रोका था। हाँ। ईशु थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, मतलब उस दिन मैं चोर नहीं, मोड़ था। नायरा इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों से पानी आ गया। हाँ, तू मोड़ था। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। छोटा सा कमरा, सिलाई मशीन की आवाज, दीवार पर लगे डिजाइन, सकीना की दवा का डिब्बा, ईशू की किताबें, सब कुछ बहुत साधारण था। लेकिन इसी साधारणपन में ऐसी गर्मी थी जो बड़े बड़े घरों में नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद नायरा को एक बड़ा प्रस्ताव मिला। एक नामी फैशन हाउस उसके काम से प्रभावित था। वे उसे अच्छी तनख्वाह, बड़ा स्टूडियो और नाम देने को तैयार थे, लेकिन शर्त थी कि उसे अपना वर्तमान सामाजिक काम छोड़कर पूरी तरह उनके साथ जुड़ना होगा। नेहा ने कहा, पैसे बहुत अच्छे हैं, सोच लो। पूरी रात नायरा जागती रही। यह वही सपना था जिसके लिए वह दिल्ली आई थी। बड़ा नाम, बड़ा मंच, बड़ी पहचान। सुबह उसने ईशु को स्कूल भेजा, सकीना को दवा दी और अपने काम की महिलाओं को देखा जो आज पहली बार बिना डर के ग्राहक से बात कर रही थी।
किसी के चेहरे पर अब चोट के निशान कम थे, किसी की आवाज़ में अब कांपना नहीं था। कोई पहली बार अपने नाम से पैसे ले रही थी। उसने उसी शाम फैशन हाउस को फ़ोन किया। माफ़ कीजिए, उसने कहा, मैं नहीं आ पाऊंगी। उधर से आश्चर्य भरी आवाज़ आई, आप समझ रही हैं कि आप क्या छोड़ रही हैं? नायरा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और पहली बार समझ रही हूँ कि क्या नहीं छोड़ सकती। फोन रखकर उसे अफसोस नहीं हुआ। उसे लगा उसने अपने लिए छोटा रास्ता नहीं, सही रास्ता चुना है। 2 साल बाद दूसरी सुबह एक छोटा सा ब्रांड बन चुका था। उसके कपड़े बहुत महंगे नहीं थे, लेकिन हर कपड़े के टैग के पीछे एक नाम लिखा होता उस महिला का जिसने उसे बनाया था। लोग सिर्फ कपड़ा नहीं, एक कहानी पहनते थे। उद्घाटन के दिन नायरा ने मन से कहा, यह ब्रांड परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जिन्होंने जिंदगी में कहीं ना कहीं सिलाई देखी है। फटा हुआ भरोसा, टूटा हुआ रिश्ता, बिखरा हुआ सपना। हम नया कपड़ा नहीं, दूसरी सुबह बनाते हैं। तालियां बजी। भीड़ में आगे की पंक्ति में सकीना बैठी थी, आंखें पोंछते हुए। ईशु अब लंबा हो चुका था। उसने स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिता जीती थी और मंच में उतरकर हमेशा की तरह सबसे पहले नायरा को ढूंढता था। कार्यक्रम के बाद उसने पूछा, दीदी आप खुश हो? नायरा ने चारों तरफ देखा, उन महिलाओं को, नेहा को, सकीना को, अपने छोटे से स्टूडियो को, और उस लड़के को जो कभी दवा के लिए बटुआ उठाने भागा था और आज दूसरों को ईमानदारी पर भाषण दे रहा था। उसने कहा, हाँ, पूरी नहीं, लेकिन सचमुच खुश हूँ। पूरी क्यों नहीं? क्योंकि पूरी खुश शायद कहानी में होती है। पूरी खुशी शायद कहानी में होती है, लेकिन जिंदगी में नहीं। फिर जिंदगी में जो होता है वह ज़्यादा अच्छा होता है क्या? सच्ची खुशी। ईशु ने जैसे बात याद कर ली। उस रात नायरा देर तक स्टूडियो में अकेली बैठी रही, लेकिन पुराना नीला फोल्डर निकाला। वही फोल्डर जो स्टेशन वाली रात उसके हाथ में था। अब अंदर अब भी दादी की फोटो रखी थी। उसने फोटो सामने रखी और धीमे से कहा, दादी, कपड़ा झूठ नहीं बोलता। आपने सही कहा था, जिंदगी भी नहीं बोलती, बस हम घबरा जाते हैं। उसने आंखें बंद की। उसे प्लेटफॉर्म नंबर 7 की भी याद आई, अपनी टूटी हुई आवाज़, छूटी हुई ट्रेन, डरता हुआ इशू, बुखार में तपती सकीना, अस्पताल की बेंच, पहली नौकरी, पहला इनकार, पहली कमाई, पहली वर्कशॉप, पहली तालियां, सब कुछ जैसे एक लंबी सिलाई की तरह जुड़ गया। जिंदगी ने उसे वह नहीं दिया था जो उसने मांगा था, लेकिन शायद उससे बेहतर दिया था। वह बनाया था जो वह बन सकती थी। अगली सुबह स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड लगाया गया। दूसरी सुबह कपड़ों से ज्यादा हौसलों की सिलाई। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, यदि आपकी जिंदगी कहीं से फटी है, आइए, हम कपड़ों के साथ साथ सपनों को भी मरम्मत करते हैं। लोग उस बोर्ड को पढ़कर मुस्कुराते थे, कुछ समझ जाते थे, कुछ नहीं, लेकिन जिन्हें समझ आता था वे अंदर आते समय थोड़ा हल्का महसूस करते। कई सालों बाद जब ईशु कॉलेज जाने लगा, उसने एक निबंध लिखा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। उसमें उसने लिखा, लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ी घटनाएं चाहिए होती है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरी जिंदगी एक प्लेटफॉर्म पर बदली जहां मैं गलत काम करके भाग रहा था और एक ऐसी दीदी से टकरा गया जो खुद टूट चुकी थी। उन्होंने मुझे पकड़कर पुलिस को नहीं दिया, उन्होंने मुझे रास्ता दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ लोग भगवान की तरह नहीं आते, इंसान की तरह आते हैं, थके हुए, रोए हुए, लेकिन फिर भी किसी और को बचाने लायक। अब नायरा ने वही निबंध पढ़ा तो बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने बस इतना कहा, धन्यवाद। ईशु ने पूछा, किस लिए? मुझे बचाने के लिए। ईशु हंस पड़ा, मैंने? हाँ, नायरा बोली, तुमने। उस रात अगर मैं सिर्फ अपना दर्द देखती रहती तो शायद हमेशा उसी में डूबी रहती। तुमने मुझे उससे बाहर बुला लिया। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। स्टूडियो की टीन की छत पर बूंदें पड़ रही थी। सकीना खिड़की के पास बैठी ऊन समेट रही थी। नेहा चाय बना रही थी। मशीन के पास दो नई लड़कियां सीख रही थी। और कमरे में कपड़े, धागे, आवाज, हंसी, संघर्ष और उम्मीद सब एक साथ मौजूद थे। नायरा ने उस क्षण महसूस किया, घर ईंटों से नहीं बनता,
घर वह जगह है जहाँ टूटी चीजें फेंकी नहीं जाती, जोड़ी जाती हैं। उसने खिड़की खोली, बाहर की हवा अंदर आई। उसने गहरी सांस ली। अब उसे किसी छूटी हुई ट्रेन का अफसोस नहीं था, क्योंकि कुछ कहानियां स्टेशन पर खत्म नहीं होती, वहीं से शुरू होती हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर शुरू हुई उस कहानी ने यह साबित कर दिया था कि कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर सजा नहीं देती, रोक कर दिशा देती है। जिस दिन सब कुछ खत्म लगता है, हो सकता है उसी दिन आपकी दूसरी सुबह शुरू हो गई हो। धन्यवाद।